हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं एक वायु के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो इनकी बात कर लेते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि खाली स्थान एक जीवाणु संबंधी रोग है। मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश या पोलियो या दाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपदंश। उपदंश को सिफिलिस रोग भी कहा जाता है और ये ट्रेपोनेम पैलिडियम जीवाणु से होता है। तो आपको याद रखना है जीवाणु जनित रोग कौन सा है, सिफिलिस या उपदंश। पोलियो की बात करी जाए तो ये वायरस से संबंधित होने वाला है। दाद की बात की जाए तो ये कवक या फंगी के द्वारा रोग होता है। आगे बात करेंगे, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और इसे हम प्रतिजैविक भी बोल सकते हैं कि प्रतिजैविक इसका इलाज होता है। आगे बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक ज्वलनशील जल जनित रोग है। जल जनित रोग है तो आपको याद रखना है जल से जो होता है वो हैजा होता है। आपको याद रखना है जल के द्वारा कौन सा रोग होता है, हैजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके जो विरुद्ध है वो कौन सी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो हम याद रखेंगे टीबी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी के लिए क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। और बीसीजी इसमें जो अगर हमसे बात की जाए ये टीबी के उपचार के लिए है। और जो टीबी होती है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा। और जिसकी खोज जो बीसीजी का टीका है इनके उपचार में किया जाता है, इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है। और बैसिलस कैलमेटी और बीसीजी बैसिलस कैलमेटी है। और यूरिन यूरिन इसका फुल नेम होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा माइक्रोबैक्टीरियम, जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु उसके द्वारा ये फैलता है। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है, तो याद रखना डीपीटी से डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस होता है और टी से आपका टिटनेस होता है। तो आपसे क्या पूछा है कि ये जो पी का संदर्भ है ये किससे है, तो ये आपको याद रखना है पर्टुसिस से संबंध होता है इसका। तो ये जो है डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस को काली खांसी बोलते हैं, और टेटनस, इन तीनों रोगों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इनके उपचार में। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है। तो जो रोगों को फैलाते हैं उन कीड़ों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वेक्टर। वेक्टर का जो दूसरा नाम है उसे बोला जाता है वाहक। ठीक है, वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, वाहक है। जैसे आपने सुना होगा जो मलेरिया होता है वो कौन से रोग के द्वारा होता है, तो मादा एंडीज जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा आपका मलेरिया फैलता है। तो ये मलेरिया मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, वो मलेरिया रोग का वाहक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलियोडोसिस। मेलियोडोसिस क्या है। मेलियोडोसिस क्या है, इनमें त्वचा पर लाल चकत्ते, संस्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग या जोड़ों में पुराना दर्द। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक रोग है। तो इसको याद रखना है, ये संक्रामक रोग है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधे की पत्तियों से जो पानी का बाष्पीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी लगभग मानी जाती है, अनुमानित। तो वो लिखा है पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है। तो इनमें से जो दिया है विकल्प ए 5.5 से लेकर 7.5 के बीच मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। आगे बात करेंगे, परागण है। परागण क्या है, स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार या पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी, पराग कोश से स्टिग्मा स्टिग्मा
तक संचार, ठीक है। पराग कोश से स्टिग्मा तक संचार, ये आपका परागण कहलाता है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है? तो आपको याद रखना है, ये एक गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया है। तो गुरुत्वाकर्षण की एक प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि होती है, तो याद रखेंगे। ये क्या है? रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा आंसर अमरवेल कसकुटा। ये क्या है? परजीवी पौधे हैं, ठीक है, इनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। चलो ये आप ये समझ लीजिए, ये क्या है? दूसरे के जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का उपयोग या यूज किया गया था। कौन सा उपकरण का नाम किया था इन्होंने? कौन सा निर्मित किया था उपयोग जो तंत्र है, यंत्र है, वो बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया था, ये बदल कर भी पूछा गया था। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रख लेना है, जगदीश चंद्र बोस। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इनमें से कौन सा? एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल के कारण ये हरे होते हैं, कैरोटीन ये गाजर से रिलेटेड संबंधित है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, पौधे में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। और पैथोलॉजी में नॉर्मल जो रोगों का अध्ययन होता है, सामान्य रोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करेंगे हम, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है ये कई बार, कि सूर्य के द्वारा जल चक्र स्थापित होता है। पहले वर्षा, जैसे मान लेते हैं बूंदें, पहले मान लेते हैं जैसे पानी है वो भाप बन के उड़ा, फिर बादल बना, फिर वर्षा, फिर बूंदों के रूप में, फिर ऐसे ही ये चक्र में बनता रहता है। और चंद्रमा का एक कारण याद रख लेना, चंद्रमा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होता है। ज्वार भाटा इसी के कारण आता है, चंद्रमा के कारण। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के प्रबंधन में सक्षम करता है? पानी का और खनिज लवण का जो परिवहन है वो कौन करता है? आपको पता होगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा है, जाइलम होता है, ठीक है। अगर आपसे भोजन का पूछा जाए, खाने का पूछा जाए भोजन का, तो वो होता है आपका फ्लोएम। बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के निम्न कारणों में से कौन से कारण होते हैं? तो यहाँ जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से, सौर हीटर के ज़्यादा उपयोग से। तो आपको क्या याद रखना है? जीवाश्म सही है, वनों की सही है, और ये वाहनों की संख्या में वृद्धि। तो ये चौथा वाला गलत है। तो आपको याद रखना है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1, 2, 3। अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये परनिषेचन इसका नहीं है। बाकी मुकुलन हो जाए, चाहे बाइनरी फिजन हो जाए या विखंडन हो जाए, ये अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। और परनिषेचन ये उदाहरण का जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, एक प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार टॉप 20 प्रश्न आपने देखे हैं जो आपके कहीं ना कहीं रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में 4 अप्रैल 2016 को ये पूछा गया था। और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं, चाहे एलपी एएलपी मतलब टेक्नीशियन हो, या रेलवे एनटीपीसी हो, या ग्रुप डी हो, ये इन सभी एग्जामों में पूछे गए थे। और इसी तरीके के एग्जाम इसके समकक्ष इनके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।